नमस्ते बच्चों। देखो बच्चों, इससे पहले हमने अपना एक्चुअली चैप्टर 5 चल रहा है आपका। चैप्टर 4 जो है आपका कैपेसिटर विद्युत धारिता जो है वो हमने स्किप कर दिया है। पहले हम विद्युत धारा पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका चैप्टर 5 है, ठीक है। इसमें आपको देखो हमने स्टार्ट करा दिया था, विद्युत धारा बता दिया आपको, अपवाह वेग हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें आपको अपवाह वेग के बारे में हमने पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आपको बताई कि अपवाह वेग क्या है, कैसे गति करता है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अपवाह वेग में हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि अपवाह वेग वह नियत वह कम वेग होता है जो कि लगाए गए विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों को या आवेशों को गति करवाता है। वह वेग ही क्या कहलाता है, हमारा अपवाह वेग कहलाता है। अगर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगाया है तो हमारे पास जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो उसके विपरीत दिशा में अपवाह वेग के कारण क्या करेंगे, गति करेंगे। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ऊष्मीय ऊर्जा के कारण अंदर से वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन तो कर ही रहे हैं, यादृच्छिक गति भी कर रहे हैं, और साथ साथ यादृच्छिक गति करते करते धीरे धीरे कहाँ खिसकते जा रहे हैं, विपरीत दिशा में खिसकते जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाती है, हमारी अपवाह वेग कहलाती है। अब अपवाह वेग में हमने सारी चीजें पढ़ ली। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट यहाँ पे क्या देखी थी कि इसमें जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, माध्य एवरेज स्पीड है, वो क्या थी हमारी, वो बहुत ज़्यादा थी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड थी। और एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास हमने निकाली थी वो क्या आ रही थी, बहुत कम आ रही थी, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये कंडीशन हमने देख चुकी कि सभी का मतलब एवरेज स्पीड तो बहुत ज़्यादा थी। स्पीड आपको पता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने जितनी भी क्या करी, टक्कर करी, कि वो कितनी, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जाके टकराया है, एटम स्पीड यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो ये क्या हो उसका, ये पूरा उसका डिस्टेंस कवर है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने ये पूरा डिस्टेंस कवर करा। S1 S2 S3 S4 S5 S6 ये पूरा डिस्टेंस कवर करा उसने। तो एवरेज स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब हम क्या निकाल रहे हैं, उसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इतनी अधिक प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम है। क्लियर, तो जिसके कारण उसकी जो एवरेज वेलोसिटी वो बहुत क्या आ रही थी, कम आती है। इसके कारण ये जो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, माध्य वेग ही होता है, जो होता है इलेक्ट्रॉनों का, यही वेग क्या होता है, हमारा अपवाह वेग होता है। एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य वेग निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। अब देखो यहाँ पे हमने अब क्या देखना है, इस चीज को समझने से पहले आप देखो, इससे पहले आप थर्मो में पढ़ के आ चुके हो ये दो चीजों के बारे में। कौन कौन सी दो चीजें आपकी, एक तो विश्रांति काल, एक हमारा विश्रांति काल, और माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल और माध्य मुक्त पथ के बारे में आप इससे पहले अपनी 11th क्लास में क्या देख चुके हो, पढ़ के आ चुके हो। तो विश्रांति काल और माध्य मुक्त पथ आपको बताए, सीधी सी बात है। माध्य मुक्त पथ तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, वह किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य, किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। और माध्य मुक्त पथ किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय किया गया माध्य पथ क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। क्लियर, मुक्त पथ क्या होता है कि वो दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया पथ, और उन सभी मुक्त पथों का अगर हम क्या कहते हैं, माध्य ले लें, तो वो क्या कहलाता है, हमारा माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो एक तरह से ये क्या है हमारे पास, समय है, और ये क्या है हमारे पास, मुक्त पथ। और किसके मध्य है ये, किन्हीं भी दो क्रमागत, किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य। बताया आपको सारा। विश्रांति काल के मतलब कि जब टक्कर हो, तो टक्कर होने के बाद वो जो बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है, वो जितनी देर के लिए विश्राम कर रहा है, थोड़ी सी देर के लिए जो रुक गया, वो थोड़ा सा जो गैप होता है,
बहुत ही कम होता है, माइनर सेकेंड्स में होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समय विश्रांति काल कहलाता है। और इसी तरह से माध्य मुक्त पथ क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय किया गया आवेश द्वारा तय किया गया पथ माध्य पथ मुक्त पथ कहलाता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए पथ क्या कहलाता है, मुक्त पथ कहलाता है। और उन सभी मुक्त पथों का अगर हम क्या ले ले, माध्य ले ले, तो क्या कहलाता है, हमारा माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे विश्रांति काल को देखो, उसमें भी आप पढ़ चुके हो कि विश्रांति काल को किससे व्यक्त किया जाता है, टॉ द्वारा व्यक्त किया जाता है, और माध्य मुक्त पथ को हम किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम क्या देख रहे हैं, गति देख रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हम क्या देख रहे हैं, गति देख रहे हैं, कि सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गया किसी भी एटम से, हम कहीं लिखा रहता है कर्नल, ठीक है, उसे जाके टकराए, फिर ये उसकी गति हो गई, फिर ये गति हो गई उसकी, फिर ये गति हो गई, ठीक है, ये गति देख रहे हैं अगर लास्ट में जाके वो इस पोजीशन पे आ गए। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो ये क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 से गया। अब जैसे ही यहाँ पर टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1। क्लियर? वो उसके द्वारा जो तय किया गया पथ है वो कितना है, λ1। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और इस टक्कर के मध्य इसके द्वारा लिया गया समय कितना है, विश्रांति काल कितना है, τ1 है। इस तरह एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पे जाके टकराया, इनिशियल वेलोसिटी u1 से गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1, माध्य मुक्त पथ λ1 और टाइम τ1। इस तरह से कई इलेक्ट्रॉन है, सबका पथ अलग अलग है, सबके द्वारा लिया गया विश्रांति काल भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी, और यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, और ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो गति करते हैं ये क्या होती है, बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि ये जैसे जाके टकराते थे वेग कम हो जाता है, इसलिए माध्य प्रारंभिक वेग का माध्य हम क्या लिया जाता है, यहाँ पे शून्य लिया जाता है। प्रारंभिक वेगों का माध्य क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले कि यू एवरेज क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर, यू एवरेज क्या होता है, शून्य। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग का माध्य क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है हमें। क्लियर, वो कंसिडर ही नहीं किया जाता। ओके, तो अब यहाँ पर हमें अगर अब क्या निकालना है, यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन की ये गति हो रही है, ठीक है, और अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है इसी के आधार पर। तो अब एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं बच्चों, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या प्राप्त होता है। ये सारे तो क्या था, आधार था इन सब चीज़ों का। अब इसी के आधार पर हम एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य मुक्त पथ या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के लिए क्या एक्सप्रेशन पूछा जाता है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, हमारा वीडी इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम टॉ एवरेज। ये क्या है हमारा एक्सप्रेशन, जो कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर, कि वीडी क्या है यहाँ पे, अपवाह वेग, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई क्या है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र वेक्टर है, अपॉन एम क्या है, द्रव्यमान, और टॉ एवरेज क्या है, माध्य विश्रांति काल। क्लियर, अब हम कह रहे हैं कि यही कंडीशन लेके चलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गया इनिशियल वेलोसिटी u1 से, फिर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 से गया, यहाँ पे जाके से टकराने पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 हो गई। पथ कितना लिया इसने, λ1, समय कितना लिया, τ1। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ इस दिशा में गति करने लग गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और सभी का वेग क्या है, अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो अगर हमें क्या निकालना है, दूसरी कंडीशन, कि यहाँ पर अपवाह वेग का मतलब ही क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग। सबसे पहली चीज की हमें अपवाह वेग निकालने के लिए क्या निकालना है, कि चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है
उन सभी इलेक्ट्रॉनों के का हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य वेग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर ये जो अपवाह वेग है, अपवाह वेग किसके बराबर है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का माध्य वेग के बराबर। इट मीन्स अगर हमें अपवाह वेग निकालना है तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो हमारा चालक था इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उन सभी का हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे माध्य वेग निकाल रहे हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे इस तरह से लगी हुई है, क्लियर। तो माध्य वेग निकालने के लिए अब एक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, v1 टक्कर होने के बाद, दूसरे का v2, v3, इसी तरह से माध्य वेग को अगर हम किसी व्यक्त कर रहे हैं v एवरेज, और v एवरेज ही किसके बराबर है, vd के बराबर। तो v एवरेज बराबर क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश टू vn। कितने इलेक्ट्रॉन है अंदर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो n इलेक्ट्रॉनों की का वेग हमने कहां से कहां तक ले लिया, v1 टू vn। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण 1, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या है, यहाँ पे v1 है, तो हम गति के समीकरण के द्वारा, गति का क्या समीकरण था, v = u + at, इसके द्वारा हम क्या निकाल लेते हैं, प्रत्येक कण का गति का समीकरण निकाल लेते हैं। तो पहले कण के लिए v1 बराबर u1 प्लस a τ1, जहाँ a क्या है, यहाँ पे त्वरण है, त्वरण क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। त्वरण क्या है यहाँ पे हमारे पास f/m, और a = -ee/m, ठीक है। रिएक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से लगा रहे हैं, आवेश भी कांस्टेंट है, द्रव्यमान m भी क्या कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी तब तो त्वरण भी चेंज होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही तो त्वरण क्या रहेगा, समान बनेगा। सभी समान त्वरण से क्या करेंगे, गति करेंगे, क्लियर। तो त्वरण क्या है, कांस्टेंट बना रहेगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से v2 के लिए u2 प्लस a τ2, v3 बराबर u2 u3 प्लस a τ3, और इसी तरह से सोन vn बराबर un प्लस a τn। अभी सारी वैल्यूज किस में रख देते हैं हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास vd या v एवरेज की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास। अब अलग अलग लिख देते हैं, u1 u2 u3 वाली टर्म अलग कर लेते हैं। क्या आ गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 टू un/n प्लस a कॉमन ले लेते हैं, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 टू τn/n, क्लियर। अब जहां u1 प्लस u2 प्लस un/n किसके बराबर है, u एवरेज के बराबर है। किसके बराबर है, u एवरेज के बराबर, और u एवरेज क्या है, 0, क्लियर। तथा τ1 प्लस τ2 टू τn/n किसके बराबर है, τ एवरेज के बराबर होगा। ये वैल्यू से पुट कर देते हैं, हमारे पास vd या v एवरेज की क्या वैल्यू आ गई, ये तो 0 हो गया, क्या आ गया, a τ एवरेज, क्लियर, a τ एवरेज। तथा a किसके बराबर है, -ee/m के बराबर। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास vd की वैल्यू क्या आ गई, -ee/m τ एवरेज के बराबर, क्लियर। अर्थात अपवाह वेग या सभी इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग किसके बराबर प्राप्त होता है हमें, -ee/m τ एवरेज के बराबर प्राप्त होता है, क्लियर है बच्चों। तो अर्थात अपवाह वेग, और यहाँ क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ई, तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, वेक्टर साइन लगा देंगे, vd = -ee/m τ
एवरेज के बराबर। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। अपाह वेग का मतलब क्या है? सभी इलेक्ट्रॉनों का, जितने भी इलेक्ट्रॉन किसमें रखे हैं, चालक के अंदर है, उन सभी इलेक्ट्रॉनों का हम क्या निकाल रहे हैं? माध्य वेग किसके बराबर होगा? अपाह वेग के बराबर। वो सभी इलेक्ट्रॉन जिस माध्य वेग से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं लगाए गए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वो उनका अपाह वेग कहलाता है। तो हमने वी एवरेज निकाल लिया, v1 v2 to vn अपॉन n। गति के समीकरण से v1 v2 v3 की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू से पुट कर दिया, अलग अलग दोनों मान ले लिए। एक है यहाँ पे कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है? कांस्टेंट है, हम उसे चेंज नहीं कर रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज कर दे तो त्वरण चेंज होता। तो सभी इलेक्ट्रॉन समान त्वरण से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो u1 u2 un अपॉन n क्या है? u एवरेज। हम पढ़ चुके हैं u एवरेज क्या होगा? 0। और ये किसके बराबर जाएगा? टॉ एवरेज के विश्रांति, माध्य विश्रांति काल के बराबर, और vd बराबर माइनस e अपॉन n टॉ एवरेज के बराबर। या कहीं कहीं आपको खाली टॉ भी मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन किसके मध्य? vd और टॉ के मध्य संबंध, या vd और e के मध्य संबंध। क्लियर? अब इसके बाद जो हमें देखना है वो क्या देखना है हमें? कि किस किस के मध्य संबंध देख लेते हैं इसके बाद, कि अपवाह वेग और विद्युत विभव के मध्य क्या संबंध होता है। अपवाह वेग और विद्युत विभव के मध्य क्या संबंध होता है। ये तो किस किस के मध्य संबंध आ गया? विश्रांति काल और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। अब हम क्या निकाल लेते हैं? किसके मध्य संबंध? दूसरा किसके मध्य संबंध निकाल रहे हैं? vd व विद्युत विभव के मध्य संबंध। मध्य संबंध। अब इन दोनों के मध्य क्या संबंध होगा? E और, अब देखो यहीं से संबंध निकाल लेते हैं। E और विभव के मध्य आप संबंध ज्ञात कर चुके हो, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ई डी वी। ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एक्स। पढ़ चुके हो ये, ई डेल्टा एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा V, अगर हमारे पास ये जो चालक है इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल कितना है? विभवांतर या विभव कितना है? यहाँ पे V है, इसकी लंबाई कितनी है? L है, लंबाई कितनी है? L है। तो डेल्टा V यहाँ पर कितना है हमारे पास? V, ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा x क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस कितना है? चालक की लंबाई। तो E बराबर क्या हो गया हमारे पास? V अपॉन L। ये मान्य समीकरण में रख देते हैं, तो VD बराबर क्या आ जाएगा? माइनस E V अपॉन ML टॉ एवरेज। क्लियर? तो VD बराबर कितना प्राप्त हो जाता है? VD इज इक्वल्स टू माइनस EV अपॉन ML टॉ एवरेज के बराबर, अर्थात VD और विद्युत विभव के मध्य यह संबंध होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आपको क्या दे देंगे? न्यूमेरिकल दे देंगे, उसमें यही वाला सूत्र क्या होगा? यूज में लेंगे। क्लियर? ये इन दोनों के मध्य क्या हो गया? संबंध। ये हो गया हमारा दूसरा संबंध। इसके बाद देखो बच्चों, हमारा तीसरा संबंध किस किस के मध्य देखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। किस किस के मध्य? VD और I के मध्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार आ चुका है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो बहुत जगह यूज में लिया जाता है। हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रखना है एक्सप्रेशन, बार बार हर जगह यूज में आएगा। क्लियर? तो थर्ड हमें किस किस के मध्य संबंध देखना है? अपवाह वेग व विद्युत धारा के मध्य संबंध। किस किस के मध्य संबंध देख रहे हैं? थर्ड है हमारा अपवाह वेग व विद्युत धारा के मध्य संबंध। क्लियर? अपवाह वेग में विद्युत धारा के मध्य क्या संबंध है वो ज्ञात करने के लिए अब हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं?
हमने क्या ले लिया, एक वही चालक ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, चालक ले लिया। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, a है, क्लियर। इसकी लंबाई कितनी है, l है। अब इसके अंदर हमने एक छोटा सा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिया ये, और दूसरा हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिए और दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, हमने ये लिया है, ठीक है। अब हम क्या मान रहे हैं, सबसे पहले कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर इसके अंदर चालक के अंदर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है n क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इट मींस ये n किसको व्यक्त कर रहा है, घनत्व को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, घनत्व को, कि एक छोटे से घनत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना है, n है, ठीक है ना। ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उसके घनत्व को व्यक्त कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ इस भाग में हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के भराव को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जब इसको बैटरी से क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, तो क्या हो गया, बैटरी से जोड़ने पर अब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने क्या लगाई, यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर अब क्या होगा, सपोज हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या लगा रहे हैं, इस दिशा में लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, इस दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा है। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ गति करने लग जाएंगे, अपवाह वेग के कारण इस दिशा में गति करने लग जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कुछ इलेक्ट्रॉन जाके क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे, सपोज इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हमने 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया कि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 है और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं कि एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी कि जितने इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इससे पहले इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे यहाँ पे, उसकी क्या होगी, बराबर होगी। ये जितने इलेक्ट्रॉन क्या थे, इससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उसकी क्या होगी, बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन इससे पहले जितने थे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके अंदर आके भर जाएंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके भरेंगे, फिर जैसे जैसे ये आगे गति करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, बीच में पहुँच गए ये इलेक्ट्रॉन, तो इस बीच वाले क्षेत्र में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके बराबर होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर भरे हुए उसके क्या होंगे, बराबर होंगे, उसके क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि चालक के अंदर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि इस एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से दो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का समय कितना है, dt समय। कितना समय ले रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म समय ले रहे हैं, dt समय ले रहे हैं। तो इस dt समय में एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से निकलने वाले जितने भी आवेश होंगे वो किसके बराबर होंगे, जितने बीच में आके इकट्ठे होंगे, क्लियर। जितने एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितने के बराबर होगी, जितने इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के जो मध्य भाग है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे होंगे उसके बराबर होगी, क्लियर।
तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या क्लियर हो गई कि dt समय में एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? मध्य भाग में स्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी। कौन सा मध्य भाग है? ये वाला। इसको अगर हम शेडेड करते हैं, कौन सा भाग है? ये वाला मध्य भाग या ये शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके बराबर होंगे? एक तरह से कि एक जैसे जैसे क्या होगा, अभी पीछे वाला भाग क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ के भर जाएंगे। मतलब जैसे जैसे एक आगे जाता जाएगा दूसरा उसको जगह को स्पेस को क्या करता जाएगा? कवर करता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात। ये अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं कि इतने ही dt समय में दो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में, अब ये आवेश निकलकर अब किस में आ गए? सेकंड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर आ गए। इस सेकंड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आए उन इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा वो निकाल लेते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा? इट मींस कि dt समय में दो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों का आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश सपोज कितना है? dq मान लो। कितने इलेक्ट्रॉन आके इसमें इकट्ठे हो गए? dq आवेश इकट्ठे हो गए। फिर dq आवेश किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप पढ़ चुके q बराबर क्या होता है? Ne। पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, q बराबर क्या होता है? Ne। वही फॉर्मूला ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? अब यहाँ पे n देखो बच्चों क्या था यहाँ पे? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ डायरेक्ट सीधा n नहीं लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में कितनी है? n। ठीक है, ये प्रति एकांक आयतन में इनटू, अब इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है प्रति एकांक आयतन में, तो आयतन से अगर हम क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें और नीचे ये प्रति एकांक आयतन के लिए ये, तो आयतन से आयतन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। n क्या है यहाँ पे? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो n है वो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी? n के n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर आयतन से इसको क्या कर दे? गुणा कर दे, तो आयतन से आयतन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। तो n इंटू आयतन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा? E। तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन आप पढ़ चुके हो, आयतन इंटू हम क्या लिखते हैं? L इंटू ए। L क्या हो गया? दूरी इंटू ए, बी इंटू एच। एरिया से निकालते हैं, v इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं? L इंटू ए ले लेते हैं, और ए क्या है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेड, और यहाँ पे L क्या हमारा? h ले लो सपोज। ठीक है, तो v इंटू एल इंटू बी इंटू एच आ जाता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं? दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितनी दूरी तय करी इन्होंने? कितनी दूरी तय करी? कितने समय में? dt समय में। किस वेग से? आप वहां वेग vd से, तो दूरी बराबर क्या हो गया? vd dt। क्लियर? ये तो हो गया हमारा दूरी इनटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? a है, इनटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये कुल मिला के क्या हो गया हमारा? आयतन। क्लियर? तो इसकी जगह हम आयतन की जगह लिख सकते हैं vd इंटू dt। dt समय में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो रही है? किस वेग से गति कर रहे हैं? वह वेग vd से, तो vd dt इंटू a, और ये पूरा किसके बराबर हो गया? आयतन के बराबर इंटू e। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया मान? dq बराबर n, dq बराबर v d n e a dt। dt को इस तरफ लेके जाए तो हमारे पास dq अपॉन
बराबर वी डी एन ई ए, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो गया आई, तो आई बराबर क्या आ गया हमारे पास वी डी एन ई ए के बराबर। इट मीन्स धारा आई वेन, अब वह वेग के मध्य यह संबंध है, आई बराबर क्या होता है वी डी एन ई ए के बराबर, जहाँ वी डी अब वह वेग है, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में, ई आवेश हो गया और ए क्या हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आई किसके बराबर होता है वी ना के बराबर, वी तो बना वी आई बराबर वी ना। अगर फॉर्मूला याद भी रखना है आपको तो इस तरह से याद कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू बराबर वी ना वी ई एन ए वी ना। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रूव करने के लिए आता है कि अब वह वेग और धारा के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। एक बार दोबारा देख लो, हमने चालक लिया, क्लियर, इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लग रही है इस दिशा से लग रही है, ठीक है, इसमें इस दिशा से लग रही है, तो सभी इलेक्ट्रॉन अब वह वेग उनका किस दिशा में होगा इसकी विपरीत दिशा में होगा। क्लियर, हमने इसमें एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक ले लिया और दूसरा दो ले लिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है ए है। क्लियर, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं एन के द्वारा, या एन इसका क्या है घनत्व है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त नहीं कर रहा उसके घनत्व को व्यक्त कर रहा है। अब इस यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आ गए, या हम कह सकते हैं कि एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, जितने इलेक्ट्रॉन इसके मध्य भाग में होंगे उसके बराबर होगी, कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ थे वही तो आगे यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तभी तो ये जगह इसको फिल होगी, फिर जितने इलेक्ट्रॉन बीच में थे उतने इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ गए। क्लियर, जो जैसे जैसे जो जगह खाली छोड़ते जाएंगे उसको कवर करने के लिए पीछे इलेक्ट्रॉन उस जगह में क्या हो जाएंगे जगह बना लेंगे, ऐसे आगे आगे क्या होंगे खिसकते चले जाएंगे। क्लियर, हमने क्या किया कि dt समय में इनके लिए समय कितना लिया हमने dt समय में एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किसकी बराबर होगी मध्य भाग में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। अब मध्य भाग में पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से किस में आ गए सेकंड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आ गए, तो सेकंड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा किसके बराबर होगा, हमने माना कितने के बराबर है dq के बराबर है, ठीक है, और dq बराबर क्या होगा इस फॉर्मूले से q इज इक्वल्स टू n इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे डायरेक्ट आपको n नहीं लिखनी है, इसलिए बार बार बताया आपको कि n क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, n है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब सीधा n तो लिख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अपॉन आयतन, तो आयतन से हम अगर इसे गुणा करते तो आयतन से आयतन क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। क्लियर, तो n इंटू इसमें हमने क्या कर दिया आयतन इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आयतन क्या होता है आपको पता है v इक्वल्स टू h इंटू a, l इंटू b इंटू h, ठीक है, और l इंटू b के हम क्या लिख सकते हैं एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पे h के यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी क्या होगी कितने समय में dt समय में वो एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से दूसरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जा रहे हैं, किस वेग से जा रहे हैं अब वह वेग vd से जा रहे हैं, तो n को हम h को हम क्या लिख सकते हैं vd dt इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a इंटू e, ये वैल्यू रखनी है हमने यहाँ पे dq इक्वल्स टू vd n e a dt, dt यहाँ लेकर आ गए vd n e a, या i इज इक्वल्स टू vd e n a, या i बराबर हम इसको याद करने के लिए क्या लिख सकते हैं b ना b लिखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि i और b के vd के मध्य क्या संबंध है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ तक हमने एक्सप्रेशन निकाल ली, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।